इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस डिजाइनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर आप अपनी कंपनी के रिकॉर्ड की मैनेजमेंट करना चाहते हैं और अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं कि जिसमें आप तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें और एज पर रिक्वायरमेंट आप रिपोर्ट्स उसकी जनरेट कर सकें, आप उसके हवाले से रिकॉर्ड्स जो है वो ईमेल कर सकें, आप रिकॉर्ड की सर्चिंग कर सकें, आप सिक्योरिटी लेवल्स ऐड कर सकें और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपनी डेटाबेस की या अपने रिकॉर्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके। और ये सब काम आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, यानी जिसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च ना हो और बहुत ज्यादा टाइम भी जिसमें खर्च ना हो, एक छोटी आसान और अप टू मार्क डेटाबेस डिजाइन करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर आप काम जरूर करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को समझना और उस पर काम करना बहुत ही आसान है। और अगर कोई एक स्मॉल टू मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस सेटअप है और वो अपने तमाम रिकॉर्ड मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अगर डेटाबेस डिजाइन करना चाहती है तो वो एक्सेस को चूज कर सकती है। एक्सेस के डेवलपर्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। एक्सेस के प्रोग्रामर, एक्सेस के ऑपरेटर, उसकी मैनेजमेंट करने वाले लोग, उसको यूज करने वाले लोग मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो अगर कोई कंपनी निहायत ही कम कीमत पर और बहुत ही जल्दी इफेक्टिव डेटाबेस डिजाइन करना चाहती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चूज कर सकती है। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को ओपन करने के दो तरीके हम देखते हैं। पहला स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और यहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 को हम चूज करेंगे। हमारा एक्सेस प्रोग्राम लोड होगा। जबकि दूसरा तरीका स्टार्ट रन और यहां पर हम लिख रहे हैं एक्सेस इंटर, हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन आएगी। इस टाइटल स्क्रीन पर कुछ बने बनाए ऑप्शंस और अगर आप अपनी मर्जी डिजाइन करना चाहते हैं तो ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले लेवल पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके चलूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में लगे। तो इस पहले सेशन के अंदर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहेंगे तो इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर आने के बाद आप इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करने के बाद आपके पास डेटाबेस का नाम, उससे रिलेटेड ऑप्शन आएगा जहां पर आप डिफाइन करेंगे कि हम अपनी डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। आमतौर पर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यानी बेसिक सॉफ्टवेयर के यूजर हैं उनको ये बात मालूम होगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे जब भी आप कोई फाइल पर काम करना शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करते हैं और काम कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप उसे सेव करना चाहें तो आप फाइल के ऑप्शन में या ऑफिस बटन के आइकॉन पे जाकर क्लिक करें और फाइल को सेव करें। अदरवाइज अगर आप फाइल को क्लोज कर दें या आप एक न्यू फाइल कॉल कर लें तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हासिल हो जाएगा। लेकिन किसी भी डेटाबेस पे जब आप काम करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस हो, चाहे वो विजुअल बेसिक .NET हो, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वो SQL हो, आप किसी भी लेवल पे डेटाबेस पे काम करते हैं, हर एक डेटाबेस पे काम करने के लिए लाजमी है कि पहले डेटाबेस का नाम आप डिफाइन करें। तो यहां पर भी हमें इसी तरह से एक डेटाबेस क्रिएट करनी होगी जिसका नाम मैं यहां दे देता हूं। जिन लोगों ने मेरे एक्सेल के ट्यूटोरियल्स देखे हैं उनको एक्सेस की डेटाबेस को समझने में काफी आसानी होगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमने जिस स्कूल की मार्कशीट के ऊपर काम किया था उसी तरह की एक डेटाबेस, एक मार्कशीट हम यहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस का नाम स्कूल डिफाइन किया और यहाँ पर क्रिएट की कमांड का इस्तेमाल कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन आई जिस पर हमें फील्ड के नाम देने की बात करता है। तो इस वक्त हम इस विंडो को क्लोज करेंगे क्योंकि अभी हमें इस कमांड की नीड नहीं है और हम अपनी मर्जी के टेबल्स क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। टेबल्स को क्रिएट करने का मतलब क्या है और टेबल्स बेसिकली हमारी क्या मदद करती हैं। टेबल्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टारगेटेड फील्ड्स ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर
अगर मैं स्कूल से रिलेटेड एक मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूं, तो उस मार्कशीट के अंदर जो कॉमन फील्ड्स होंगी या कॉमन जो हेडिंग्स होंगी वो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कंप्लीट नेम, यानी हम उसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी कर सकते हैं, स्टूडेंट के सब्जेक्ट नंबर, उसका टोटल रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड, ये इसकी कॉमन फील्ड्स होंगी। इन तमाम कॉमन फील्ड्स को बेसिकली क्रिएट किया जाता है टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम टेबल डिजाइन के ऑप्शन में चले जाते हैं और यहां से हम एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अपने डेटाबेस के अंदर पहली फील्ड का नाम हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम एक मार्कशीट से रिलेटेड डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं पहली फील्ड का नाम यहां पर टाइप कर देता हूं, लाइक स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ख्याल रखें कि फील्ड के दरमियान स्पेस ना दें। अब यहां पर बड़ी कॉमन एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप को थोड़ा सा समझते हैं और फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। वो तमाम फील्ड जिसकी डाटा टाइप अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आपने स्टूडेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी लिखनी है वो टेक्स्ट बेस है। इस टेक्स्ट बेस इंफॉर्मेशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट के डेफिनेटली नाम, एड्रेस, इवन टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर इन वैल्यूज या इन न्यूमेरिक वैल्यूज को हमने किसी फार्मूले में प्लस नहीं करना, माइनस नहीं करना, इनके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि ऐसी तमाम फील्ड जिनमें बेशक न्यूमेरिक वैल्यू यूज हो रही हो लेकिन उसमें किसी भी किस्म का फार्मूला नहीं लग रहा हो, तो उन फील्ड्स को हम लोग एज अ टेक्स्ट क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। जबकि दूसरी फील्ड हमारे पास यहां पर है मेमो। मेमो की जो फील्ड होती है उसमें बेसिकली ज्यादा डाटा टाइप किया जा सकता है और आप टेक्स्ट से ज्यादा अगर एक नॉर्मल टेक्स्ट जब आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 255 तक लेटर्स टाइप कर सकते हैं। लेकिन मेमो की फील्ड जब हम टाइप करते हैं तो उसमें इससे कहीं गुना ज्यादा टाइप किया जा सकता है और आमतौर पर जब पैराग्राफ की राइटिंग या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी जाती है तो वहां पर मेमो फील्ड को चूज किया जा सकता है। जबकि नंबर की फील्ड को डेफिनेटली उन तमाम जगहों पर उन तमाम फील्ड्स के लिए यूज किया जाएगा जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड की जाएंगी, जैसे स्टूडेंट आईडी, जैसे स्टूडेंट्स का नंबर, इंग्लिश, मैथ, साइंस का नंबर, उनके टोटल परसेंटेज, इन तमाम वैल्यूज के अंदर बेसिकली नंबर ऐड किया जाएगा और इसके ऊपर फॉर्मूले भी लगाए जाएंगे। तो कोशिश ये की जाए कि वो तमाम फील्ड जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ऐड होने वाली है और उन पर जो है वो फार्मूले भी लगने वाले हैं, तो उन तमाम फील्ड्स की डाटा टाइप को नंबर रखा जाए ताकि उस पर बेहतर तौर पर फार्मूलों का आउटपुट निकल सके। देन हमारे पास डेट एंड टाइम, लाइक स्टूडेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ लाइक लिविंग सर्टिफिकेट के हवाले से डेट ऑफ लास्ट लिविंग डे। इन तमाम पर्पज के अंदर हम डेट एंड टाइम के पर्पज को या फील्ड को जो है वो चूज करते हैं। जबकि नेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास करेंसी का फॉर्मेट है। करेंसी के फॉर्मेट में हम आमतौर पे पाक रुपीज, डॉलर और दूसरी करेंसी फॉर्मेट्स को यहां से चूज कर सकते हैं। पाक रुपीज आमतौर पर तो बिल्ट इन नहीं है लेकिन हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि आमतौर पे इस फील्ड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट आईडी के अंदर। अगर किसी भी स्कूल के अंदर या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के नंबर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना हो तो उस फील्ड की डाटा टाइप को ऑटो नंबर किया जाता है। ऑटो नंबर रखने से मेन फायदा यह होता है कि आपने लास्ट अपने स्कूल के अंदर जो भी जो भी स्टूडेंट आपने अपॉइंट किया था उसको जो भी नंबर मिला, लाइक उसको नंबर मिला 570 और अब आपको एक नया स्टूडेंट हायर करना है और उसको रोल नंबर देना है या उसको GRN नंबर देना है, तो वो काम कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पिछले वाले नंबर में 1 नंबर ऐड करे और नया नंबर नए स्टूडेंट को असाइन कर दे। ये ऑटो नंबर फील्ड से होता है। ऑटो नंबर फील्ड को इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि वो खुद ब खुद नंबर जनरेट करता है हर एम्प्लॉय या हर प्रोडक्ट या हर कस्टमर के लिए, जिसका मेन फायदा ये होता है कि आपने लास्ट एम्प्लॉय नंबर, प्रोडक्ट नंबर या कस्टमर नंबर क्या दिया था उसको आपको याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि ये काम कंप्यूटर की जिम्मेदारी हो जाती है। जबकि इसके बाद यस और नो के अंदर आंसर देना, खास तौर पे इसका जो मेन पर्पस है वो क्वेश्चन आंसर पर्पस के अंदर या ऐसे फॉर्म्स जिसमें सिर्फ हाँ और ना से रिलेटेड बातें पूछी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर
कि डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, क्या आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। सिर्फ यस और नो के अंदर जवाब देना है। आर यू मैरिड, यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो ऐसी वो तमाम फील्ड कि जिसका आंसर सिर्फ हमें यस और नो के अंदर देना हो, तो उन जगहों पर हम इस फील्ड को बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। जबकि ओएलई ऑब्जेक्ट आमतौर पर पिक्चर्स से रिलेट यूज होता है। हाइपरलिंक डेफिनेटली जब हम एक टेक्स्ट पर क्लिक करें और वो हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर या किसी दूसरे फॉर्म पर या किसी दूसरे एरिया में लेके जाए, वो काम हम हाइपरलिंक के जरिए कर सकते हैं। अटैचमेंट आमतौर पे एम्प्लॉय के फोटोज, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अगर हम चाहते हैं कि अपनी डेटाबेस के साथ अटैच कर लें, स्टूडेंट्स के तमाम फोटोज को उसके प्रोफाइल के साथ हम ऐड कर लें, तो इन जगहों पर हम अटैचमेंट की कमांड को यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास विजार्ड में हमारे पास डेटा टाइप के अंदर इनमें बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी कमांड पर आप डेटा टाइप आप चूज करना चाहें, एज पर रिक्वायरमेंट आप उस डेटा टाइप को चूज करके काम कर सकते हैं। अब हम बेसिकली स्टूडेंट आईडी के लिए ऑटो नंबर की एक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर खुद ब खुद उन तमाम स्टूडेंट्स को एक आईडी असाइन करे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम बेसिकली मेंशन करते हैं कि जो फील्ड हम बना रहे हैं वो बेसिकली उसमें क्या इंफॉर्मेशन इनपुट होगी और किस तरह का डाटा इसके अंदर हम पेस्ट करना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अ कमेंट्स, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, वो तमाम चीजें हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जब भी आप डाटा टाइप चूज करोगे, उस डाटा टाइप से रिलेट नीचे उसको दो टैब खुलेंगे जिसको हम फील्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी जो फील्ड आपने यहाँ पर चूज की है उस फील्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको नजर आएंगी। इनमें से कुछ फील्ड्स पर हम काम करने का तरीका भी सीखेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड हमारे लिए काम की है और कौन सी फील्ड्स हमें अगर हम यूज ना भी करें तो भी चल जाता है। और इसी तरह से लुकअप का भी एक टैब हमारे पास अवेलेबल है, जिसको भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहली फील्ड, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टूडेंट आईडी से रिलेट हम लोग ले रहे हैं, और वो है हमारी ऑटो नंबर। ऑटो नंबर के अंदर जो फील्ड साइज हमारे पास आ रही है वो है लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू भी जो है वो एंटर हो सकती है और कंप्यूटर जो है वो उस बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। देन दूसरी फील्ड हम यहाँ पर देते हैं लाइक स्टूडेंट नेम, जिसकी डाटा टाइप को हम टेक्स्ट लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लाइक स्टूडेंट फुल नेम। देन हम थर्ड फील्ड बना लेते हैं इंग्लिश से रिलेट। इंग्लिश फील्ड के अंदर चूंकि नंबर लिखा जाएगा इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप को यहां से नंबर सेलेक्ट करता हूं और देन हम नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं मैथ, जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। देन हम साइंस की एक फील्ड बनाते हैं जिसकी डाटा टाइप अगेन नंबर होगी। मैं एन प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिकली नंबर के एरिया में वो चला जाता है। टोटल अगेन नंबर है, मैंने एन प्रेस किया, टोटल मार्क्स परसेंटेज अगेन टैक्स है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट हैं। स्टूडेंट ने आउट ऑफ 300 में से हासिल किया होगा नंबर, हम लिख देते हैं आउट ऑफ 300 एंड देन फाइनली रेट जो कि टैक्स होगा। इन तमाम फील्ड्स को टाइप करने के बाद अब चूंकि मैंने टेबल में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तमाम फील्ड्स क्रिएट कर दी है, तो फाइनली मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारा ये टेबल क्लोज होगा। टेबल क्लोज होते वक्त हमसे ये सवाल करता है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल 1, क्या आपको ये टेबल सेव करना है। हमारे ख्याल से ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टेबल को यस करेंगे क्योंकि हम जो भी काम कर चुके हैं हम चाहते हैं कि वो सेव हो जाए। तो हम टेबल को सेव करते हैं लाइक स्टूडेंट डिटेल के नाम से और इसको फाइनली ओके करते हैं। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास आता है और वो कहता है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। प्राइमरी की एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इंशाल्लाह आगे अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप जब सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको प्राइमरी की समझ में आएगी कि प्राइमरी की होती क्या है। फिल वक्त
इस वक्त हम अपनी डेटाबेस में जहां ये हमसे कहता है डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, हम इस जगह पर नो करेंगे और हम अपनी डेटाबेस को, अपने टेबल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। टेबल को क्लोज करने के बाद अब हम इस टेबल को ओपन करके इसमें कुछ रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करेंगे। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। हम टेबल पर राइट क्लिक करें और यहां से ओपन की कमांड का इस्तेमाल करें। आप देखें टेबल में एक्सेल जैसा एक एनवायरनमेंट हमारे पास खुल गया है, जहां पर स्टूडेंट आईडी की फील्ड पर न्यू लिखा हुआ है, यानी ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। स्टूडेंट नेम हमारे पास लाइक मैं पहला नाम ऐड करना चाह रहा हूँ, उसके लिए नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। हमने एक्सेल में भी सीखा था कि कंप्यूटर खुद से टोटल, परसेंटेज और ग्रेड फार्मूले की मदद से निकाल रहा था। हम यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस वक्त टेबल पे नहीं, बल्कि आगे मैं आपको फॉर्म जब क्रिएट करना सिखाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिकली फॉर्म के अंदर हम फार्मूले ऐड कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटर खुद से टोटल, परसेंटेज और ग्रेड हमारे टेबल में निकाल देगा। तो हम इस वक्त टोटल, परसेंटेज और ग्रेड का रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहे और टैप करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। रिकॉर्ड नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाहिद का ऐड कर देता हूँ और उसके इंग्लिश, मैथ और साइंस के रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर टोटल 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, अच्छा अब देखें यहाँ पर चूंकि डाटा टाइप जो है वो हमने नंबर रखी हुई है, इसलिए जैसे ही मैं टेक्स्ट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो क्या कहता है, वैल्यू यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम, यानी जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो डाटा टाइप से मैच नहीं करी। तो डाटा टाइप में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डाटा टाइप के अंदर नंबर। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू दे दूंगा तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिस डाटा टाइप की टाइप जो है वो टेक्स्ट है, अगर आप वहां पर नंबर लिखकर भी आगे बढ़ जाएंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपने कि अगर आप किसी फील्ड की डाटा टाइप को टेक्स्ट डिफाइन कर दें तो उसमें कंप्यूटर नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस नंबर को फिर वो एज अ टेक्स्ट सपोज कर लेता है। लेकिन उस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर भी वो किसी भी किस्म का फार्मूला नहीं लग सकता, यानी आप उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई और फार्मूला उसके ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन जिस डाटा टाइप की, जिस फील्ड की डाटा टाइप को एज अ नंबर असाइन किया गया है, आप डेफिनेटली उसके ऊपर तमाम फार्मूले लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का लाइक GRN नंबर, लाइक उसका ID कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर या कोई और अगर उसके नंबर्स हैं तो उन डाटा टाइप्स को एज अ टेक्स्ट सपोज करें, क्योंकि उसके ऊपर हमने फार्मूले नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेम और कुछ हेडिंग्स यहाँ पर डिटेल्स फिक्स करें। टेबल में रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस का बटन आ रहा है। इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके हम अपने रिकॉर्ड को, टेबल को क्लोज करेंगे, जिससे टेबल हमारा क्लोज हो जाएगा। और ये हमसे सेव करने का नहीं पूछता। अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि जब हम टेबल को क्रॉस करके बंद करते हैं तो कंप्यूटर हमसे सवाल नहीं करता कि आया रिकॉर्ड आपने सेव करने या नहीं। तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव होते हैं, इसमें आपको फिक्र करने की नीड नहीं है। और उसको हम चेक भी कर लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं और हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आइदर हमने जो रिकॉर्ड कंप्यूटर पर ऐड किए वो रिकॉर्ड ऐड हुए भी या नहीं। तो हम देख सकते हैं वाकई हमें तमाम रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली नजर भी आ रहे हैं। तो फाइनली हम अपने टेबल को क्लोज करते हैं। अब टेबल में कुछ और बेसिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, क्योंकि जब मैं टेबल पे डबल क्लिक करता हूं या टेबल पे राइट क्लिक करके इसके ओपन की कमांड का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो एनवायरनमेंट खुल रहा है, इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं रिकॉर्ड को ऐड कर सकता हूं अगर मुझे मजीद रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर आपने इस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर और इसके जो मेन हेडिंग्स है उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी है या मजीद हेडिंग्स यहाँ पर ऐड करनी है, तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेबल पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पे चले जाएं। डिजाइन व्यू पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टेबल की इस लेआउट एनवायरनमेंट पे काम करने की टेक्निक्स बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा करते थे, यहाँ पर भी आप अपने किसी भी कॉलम की साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर सकते हैं।
और अगर आप इनमें कोई फिल्टर लगाना चाहें तो आप यहाँ पर फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इस वक्त तमाम रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैंने तमाम रिकॉर्ड को हटा दिया और मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ मोहम्मद का रिकॉर्ड देखना है, तो हम इस फिल्टर की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी हासिल कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दी कि जो चीजें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फिल्टर और सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग में सीखी है, वो दोनों चीजें, और कॉलम की साइज को बड़ा छोटा करना, रॉ की साइज को बड़ा छोटा करना, ये सारे फीचर्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो जैसा आप वहां पर काम करते थे एग्जैक्टली आप वैसे ही यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप टेबल में मजीद हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते थे, राइट क्लिक और यहाँ पर हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हमने इंसर्ट कॉलम की कमांड का इस्तेमाल किया। फील्ड का नाम हमें दे रहा है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया फील्ड के ऊपर और फील्ड का नाम मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से एक और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया उर्दू और उससे कुछ अपनी मर्जी से डमी नंबर्स ऐड कर दिए। तो इस तरह से मैं अपनी मर्जी से कोई भी नया सब्जेक्ट नंबर दे सकता हूँ और अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी फील्ड की नीड नहीं है तो मैं उसी फील्ड पर राइट क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा कॉलम की जो आप नया ऐड करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और अगर वो अनवांटेड है और उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप रॉ को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, लेकिन जब भी आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली लास्ट वाले रिकॉर्ड पर आपको ले जाएगा और आप वहीं पर ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। यानी बीच में रिकॉर्ड ऐड करने की परमिशन आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं होती है, लेकिन कॉलम को आप बीच में से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आप देखें, कॉलम को आप रीनेम कर सकते हैं, आप कॉलम को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हैं, यानी कॉलम मूव ना करे। कॉलम की विड्थ को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कॉलम को आप अगर नीड नहीं है तो हाइड कर सकते हैं और अगर उसे वापस लाना है तो देन इस तरह से आप अनहाइड कॉलम की कमांड का इस्तेमाल करें। जो कॉलम आपको वापस चाहिए उसको चेक लगाइए, ओके करें, देन वो टेबल आपके पास उसी तरह से वापस आ जाता है। जबकि रॉ पे क्लिक करने से आमतौर पे कुछ खास ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, जैसे हम न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं जो कि सबसे लास्ट में आएगा। अलबत्ता हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई अनवांटेड रिकॉर्ड है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड की कमांड का इस्तेमाल करके उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को कट करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि रॉ की हाइट को बड़ा करना चाहें आप तो यहाँ से रॉ की हाइट को आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर रहे होते हैं तो उस एडिटिंग एरिया के अंदर अपनी मर्जी से बहुत सारी नई फील्ड्स, नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उन्हें रीनेम कर सकते हैं और उसके डिजाइन टाइम से रिलेटेड जो भी काम आप उस पर करना चाहें वो परमिशन आपको यहाँ अवेलेबल है, आप वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते, मैं इस पर इसको बगैर सेव किए क्लोज कर रहा हूं, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका जो कि प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप टेबल की फील्ड पर राइट क्लिक करें और इसके डिजाइन व्यू पर चले जाएं। डिजाइन व्यू पर आने के बाद बेसिकली आपके पास टेबल का वही स्ट्रक्चर ओपन हुआ जिस पर हम शुरू में काम कर चुके हैं, यानी टेबल का वो एनवायरनमेंट जहां से हम न्यू फील्ड्स वगैरह टाइप करते हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। तो अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें तो आप इसी तरह से राइट क्लिक करें, आप एक न्यू रॉ इंसर्ट कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ले सकते हैं। और अगर कोई फील्ड आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस फील्ड को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें और अगर उससे कहीं मूव करना चाहते हैं तो कट करके पेस्ट करें, अगर उस फील्ड की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी करके पेस्ट करें। ये बेहतर और प्रॉपर तरीका है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो टेबल क्रिएट करना और उससे रिलेट तमाम बेसिक ऑप्शंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया और समझने की कोशिश की। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर कुछ काम करके देखेंगे।
डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अब हम फॉर्म की डिजाइनिंग और फॉर्म को क्रिएट करना और उसकी मदद से रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका देखते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें कि प्रोफेशनल लेवल पे जब भी रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं तो वो बेसिकली एक फॉर्म की मदद से रिकॉर्ड्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी आसान से एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक हॉटमेल की एग्जांपल लेते हैं, आप जब हॉटमेल की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा होता है और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को फीड करने के लिए उसने एक बड़ा खूबसूरत सा एक फॉर्म बनाकर आपको दिया है और उस फॉर्म में कुछ सवालात एक तरफ होते हैं और उसके सामने छोटे बॉक्सेस होते हैं जिसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। उस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो ये जो खूबसूरत सा फॉर्म, जो एक यूजर फ्रेंडली फॉर्म हो, एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो कि यूजर को बेसिकली डेटाबेस में करना क्या है और रिकॉर्ड किस तरह से ऐड करने हैं, वो तमाम काम बेसिकली हम फॉर्म की मदद से करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स जब भी ऐड किए जाएंगे वो तमाम फॉर्म के जरिए ऐड किए जाएंगे, डेटाबेस को यूज नहीं किया जाएगा। जो पहले 5 रिकॉर्ड आपके सामने मैंने यहाँ पर टेबल में डायरेक्टली ऐड किए थे, उसको ऐड करने का फिलवक्त मकसद ये था क्योंकि मैं आपको टेबल की अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था, पहली बात। और दूसरी बात थी कि जब मैं फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो उस फॉर्म में मुझे कुछ रिकॉर्ड्स, ऐसा सैंपल रिकॉर्ड्स, डमी रिकॉर्ड्स की जरूरत भी है पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने फॉर्म को यहाँ पर चेक करूंगा और जो फार्मूले यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो पहले से रिकॉर्ड अगर मेरे पास ऐड होंगे तो वो फार्मूले ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई भी होंगे और वो किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें अब हम सीखने जा रहे हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्रिएट के टैब में चले जाते हैं। हमने टेबल क्रिएट के लिए भी क्रिएट के टैब में से ही काम किया था। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्रिएट के टैब में जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फॉर्म डिजाइन। फॉर्म डिजाइन एक ऐसा एरिया है जहां पर आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट, स्पेसिंग को सेट करते हुए अपनी डेटाबेस में मौजूद तमाम फील्ड्स को यूज करते हुए टेबल खुद से क्रिएट करते हैं, फॉर्म खुद से क्रिएट करते हैं। इस वक्त बिल्कुल बेसिक लेवल पे चूंकि हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उस स्टेप पर नहीं लेके जा रहा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा आगे जब हम कुछ बेहतर समझ हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से डिजाइन फॉर्म की मदद लेते हुए हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं सिंपल एक टूल मेरे पास अवेलेबल है फॉर्म का। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हमें कहता है क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। आप रिकॉर्ड यहाँ जब आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आप अपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं एक वक्त में। मैंने जैसे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, आप देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास जो टेबल पहले से क्रिएट था उस टेबल के अंदर जो फील्ड्स अवेलेबल थी, अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड उसने खुद से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दिया। मुझे कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिंग की, अलाइनमेंट और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी और कंप्यूटर ने मेरी मदद करते हुए एक फॉर्म खुद से डिजाइन कर दिया। ये जो फॉर्म हमारे पास इस वक्त क्रिएट हुआ है, ये फॉर्म का डिजाइन टाइम एरिया है। जब मैं किसी भी फील्ड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ कर्सर नहीं आ रहा, और हमेशा आपने याद रखना है कि जब ब्लिंक करता हुआ कर्सर नहीं आता इसका मतलब है कि उस जगह पर आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिजाइन टाइम एरिया है। जब आप रन टाइम एरिया पे जाएंगे तो वहां आपके पास कर्सर आ जाएगा और वहां आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। रन टाइम पे जाने के का जो आसान सा तरीका है वो कीबोर्ड से F5 बटन आप दबा, जैसे ही आप F5 बटन दबाते हैं आपके पास स्क्रीन का जो है वो रन टाइम एरिया आ जाता है। या फिर हम व्यू में जाते हैं और यहाँ से फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ अब हमारे पास कर्सर आ चुका है और यहाँ पर हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। मेरी डेटाबेस में इस वक्त 4 रिकॉर्ड मौजूद हैं जो यहाँ पर नीचे नेविगेशन बटन से मुझे नजर आ रहा है। नेविगेशन बटन की मदद से मैं नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 डिफरेंट बटन है। ये बटन मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ लेके जाएगा। लाइक मैं 2 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 3 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 4 of 4 रिकॉर्ड देख रहा हूँ। इसी तरह से मैं प्रीवियस रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट रिकॉर्ड को देख सकता हूँ, मैं लास्ट रिकॉर्ड को देख सकता हूँ
और अगर मुझे कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं जहां हमें कहता है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू फील्ड ऐड हो गई, जहां पर मैं नए रिकॉर्ड की एंट्री कर सकता हूं। तो हम यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं। सीरियल नंबर चूंकि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेट करेगा, इसलिए हम स्टूडेंट आईडी की फील्ड पर कुछ भी नहीं करेंगे और स्टूडेंट नेम की फील्ड पर जाकर हम यहाँ पर एक नया नाम टाइप ऐड करते हैं। उसके इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर टाइप करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रेड के ऊपर हम फार्मूला ऐड करेंगे, इसलिए फिल वक्त भी हम इस रिकॉर्ड को के ऊपर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी टोटल परसेंटेज ग्रेड नहीं देंगे। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ क्लिक करते हैं। हमारे पास एक नया रिकॉर्ड के लिए ऑप्शन आ गया और अब हम छठे रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं लाइक सलीम, इसकी इंग्लिश, मैथ और साइंस नंबर ऐड किए, नेक्स्ट किया। अब मैं यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड 7th रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जो भी रिकॉर्ड इस फॉर्म में फीड करेंगे, एक्चुअल में वो रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होगा। इसको चेक करने के लिए हम अपने टेबल पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने जो इस फॉर्म को हमने क्रिएट किया है इसको सेव करते हैं। फॉर्म को सेव करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि यहाँ ऑफिस आइकॉन पे हमारे पास सेव का बटन आ रहा है, हम उसको क्लिक करें और हमसे ये फॉर्म का नाम पूछेगा, हम यहाँ फॉर्म का नाम डिफाइन करें। दूसरा तरीका, जब हम डायरेक्टली क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव, और हम इसको जब यस करेंगे तो हम अपने फॉर्म का नाम देंगे। लाइक मैं फॉर्म का नाम स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से ही फॉर्म को सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने ओके किया, ये मेरा फॉर्म सेव हो गया। फॉर्म की शक्ल और टेबल की शक्ल हमेशा अलग अलग होती है। फॉर्म की अपनी एक लुक है, उसका अपना एक आइकॉन है, क्योंकि टेबल की अपना एक लुक है, उसका अपना एक आइकॉन है। बहरहाल अब हम डबल क्लिक करते हैं अपने टेबल के ऊपर और जाकर देखते हैं कि जो दो नए रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए थे, एग्जैक्टली वो दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास ऐड हुए। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि वफी और सलीम के जो दो रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पर ऐड किए थे वो हमारे टेबल में ऐड हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली आप जो फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ये डबल क्लिक करके जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हम फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। और जो भी रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हमारे टेबल में फिक्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अपने इस फॉर्म के अंदर हम लोग टोटल और परसेंटेज ऑफ ग्रेड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले अपने फॉर्म को क्रॉस करके क्लोज करता हूं और फॉर्म पे राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे चला जाता हूं। डिजाइन व्यू पर आने के बाद बेसिकली हम फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके लेआउट और डिजाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म की फॉर्मेटिंग के अंदर जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, वो फॉर्म की फील्ड काफी ज्यादा बड़ी है, तो मैं इसकी फील्ड की साइज को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले हेडिंग की फील्ड को चूज किया जो कि लास्ट तक आ रही है। तो मैंने अपने माउस को इस डॉट के ऊपर रखा, जब माउस मेरा बिल्कुल पतले से एरो में तब्दील हो गया, थिन हो गया, देन अब मैं इसकी साइज को यहाँ से छोटा कर देता हूँ। देन इसी तरह से अब बाकी तमाम फील्ड्स को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करते हुए मैंने ड्रैग किया, तमाम फील्ड सेलेक्ट हो गई और किसी भी एरो पर रहते हुए मैंने उसकी साइज को यहाँ से कम कर दिया, तो तमाम फील्ड की साइज कम हो गई। देन फाइनली अब मुझे इस फॉर्म की इतनी ज्यादा बड़ी साइज की जरूरत नहीं थी, तो मैंने फॉर्म को भी यहाँ से छोटा कर दिया। अब ओवरऑल मेरा फॉर्म जो है वो एक कम साइज छोटा हो गया है और मैं इसको बेहतर तौर पे व्यू कर सकता हूँ। इसको देखने के लिए प्रॉपर्ली हम व्यू में चले जाते हैं और फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर्म पहले काफी ज्यादा, जिसकी फील्ड्स काफी ज्यादा बड़ी थी, फैली हुई थी, अब वो हमें बेहतर तरीके से नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी लाइक नेम की जो फील्ड है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो हम इसके डिजाइन लेआउट में दोबारा जाते हैं और इसकी फील्ड की साइज को हम लोग शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके दोनों हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी साइज को यहाँ से कम कर दें, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी फील्ड साइज रह जाए और रेस्ट ऑफ द स्पेस जो कि इस वक्त इसको नीड नहीं है, हम उन स्पेसेस को इसमें से निकाल दें ताकि फॉर्म की जो ब्यूटी है
वो एग्जैक्टली सेम रहे। देन हम फॉर्म व्यू पे जाते हैं और हम देख सकते हैं कि तमाम फॉर्म के जो फील्ड है स्टिल ग्रेड का जो फील्ड साइज है स्टिल बड़ी है, तो हम इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। नाउ ये तमाम फील्ड्स हमारी अब प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है। देन अब हम जाते हैं जी टोटल ऑटोमेटिकली हमें चाहिए। तो टोटल के फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हर एक फील्ड और पूरे मैक्स ऑफ एक्सेस के अंदर तमाम काम के लिए बेसिकली प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी कहते हैं क्वालिटीज को या खुसूसियात को। लाइक मैं ये चाहता हूं कि जब मैं टोटल के ऊपर माउस ओवर करूं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टोटल आंसर मुझे निकाल दे। तो ऐसा करने के लिए मैं टोटल की फील्ड को सिलेक्ट करूंगा और इसकी प्रॉपर्टी पे जाके काम करूंगा। तो प्रॉपर्टी विंडो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक आइकॉन मौजूद है प्रॉपर्टी शीट का। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी का आइकॉन हमारे पास खुलता है और हम उस पर कुछ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं, जैसे फॉर्मेट का टैब है। जब हम फॉर्मेट के टैब में काम करते हैं तो हम बेसिकली अपने इस फील्ड और फॉर्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें खासतौर पर कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग वगैरह से रिलेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट राइटिंग से रिलेट चीजें शामिल होती हैं। जब ये डाटा के अंदर आमतौर पे न्यूमेरिक वैलिडेशन और इससे रिलेटेड चीजें होंगी। इवेंट्स जिस पर हमें काम इस वक्त करना है और वो इवेंट्स जस्ट लाइक एक्शन और ट्रिगर्स के तौर पर पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब हम गन से फायर करते हैं तो जब तक हम ट्रिगर प्रेस नहीं करते तब तक बुलेट बाहर नहीं आती। तो ट्रिगर बेसिकली हमारा एक्शन है। सेम तरीके से जब मैं इस फील्ड के ऊपर माउस ओवर करूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास टोटल आंसर आ जाए। तो ये जो माउस ओवर करना हुआ ये जस्ट लाइक एक्शन हुआ, या ये एक ट्रिगर हुआ, या ये एक इवेंट हुआ। इसी तरह से मैं जब इस पर क्लिक करूं या इस पर डबल क्लिक करूं या इस पर एंटर करूं, या मेरा कर्सर जब इसके अंदर आए कीबोर्ड से, या मेरा कर्सर जब यहां से इस फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड की तरफ जाए, ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, ये तमाम जो फील्ड्स हैं, बेसिकली तमाम फील्ड्स और एक्शंस हमारे डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट ट्रिगर्स कहलाते हैं। तो इन तमाम इवेंट्स को हम लोग यहाँ पर कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे। जबकि अदर्स लेआउट में कुछ और ऑप्शंस हैं जिसको इंशाल्लाह हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। ऑल की फील्ड में जब हम जाते हैं तो हमारे पास वो तमाम चीजें जो इससे पहले हमने इन 4 टैब्स में देखी हैं, वो तमाम चीजें हमें इस ऑल की फील्ड के अंदर मिल जाती हैं। जबकि सेपरेट में भी तमाम फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। ये सारा काम हम इस वक्त टोटल की फील्ड पर कर रहे हैं। चूंकि टोटल की फील्ड इस वक्त सिलेक्टेड है तो हमें नजर आ रहा है सिलेक्शन टाइप टेक्स्ट बॉक्स। एक ऐसा एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि टेक्स्ट बॉक्स है और उस फील्ड का नाम टोटल है। फील्ड का नाम टोटल कैसे आ गया? तो याद रखिएगा कि जो भी फील्ड आप डेटाबेस में क्रिएट करते हैं उस फील्ड का नाम से कंप्यूटर यहाँ पर खुद ब खुद फील्ड्स क्रिएट कर देता है। इसमें से ये जो पहली लाइन में फील्ड्स आ रही हैं, बेसिकली ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि एज अ कैप्शन के तौर पे यूज होती है। कैप्शन जस्ट लाइक अ डिस्प्ले नेम, यूजर को ये नाम सिर्फ नजर आएंगे और यूजर इसको समझते हुए बेसिकली इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर रिकॉर्ड को एंटर करेगा। इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो फील्ड के नाम यहाँ आ रहे हैं, इन नामों को आपने नहीं मिटाना है, इनको आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये फील्ड के नाम बेसिकली टेबल से आ रहे हैं। अगर आपने इन फील्ड के नामों को मिटाया या इनको चेंज करने की कोशिश की तो बेसिकली इसका लिंक डेटाबेस के साथ टूट जाएगा। और वंस इसका लिंक अगर डेटाबेस के साथ टूट गया तो डेफिनेटली जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पर फॉर्म की वजह से ऐड करेंगे वो रिकॉर्ड टेबल में ऐड नहीं होंगे, और इवन जो रिकॉर्ड ऐड हुए हैं वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर नजर भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके कैप्शन और टेक्स्ट बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैप्शन है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कर्सर मेरे पास आ गया। यहाँ जो अंडरस्कोर दिया हुआ है मैंने इसको हटा दिया और यहाँ सिंपल स्पेस दे दिया। इसी तरह से नेम की फील्ड है, यहाँ पर से भी मैंने अंडरस्कोर हटाया और यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया। ऐसा दोनों काम करने से सिंपल कैप्शन के अंदर चेंजिंग आई। और अब मैं फॉर्म के व्यू पे जाकर फॉर्म को व्यू करता हूं। अब देखें कैप्शन जो यहाँ पर आ रहे थे उसमें से अंडरस्कोर खत्म हो गया
और टेक्स्ट जो है वो सिंपल विजिबल है, टेक्स्ट नजर आ रहा है। लेकिन अब की बार मैं डिजाइन व्यू में जाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो फील्ड है, इस फील्ड में जो अंडरस्कोप आ रहा है, इस अंडरस्कोप को मैं यहां से रिमूव करके स्पेस दे रहा हूं और नेम में से इस अंडरस्कोप को खत्म करके स्पेस दे रहा हूं। सबसे पहली चीज आप यहां पर नोटिस करें कि इस टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर पर एक ग्रीन रंग का कमेंट इंडिकेटर बॉक्स आ गया। इट्स समथिंग सेज कि यहाँ देयर इज अ वन प्रॉब्लम। लाइक क्या प्रॉब्लम है इसको अभी हम और थोड़ा सा देखते हैं। हम व्यू में जाते हैं, फ्रॉम व्यू पे क्लिक करते हैं और आप देखें कि जो हमने एक स्मॉल सी चेंजिंग की, हमने क्या किया था, सिंपल अंडरस्कोप हटा के स्पेस डाल दिया था। उस स्मॉल सी चेंजिंग की वजह से इस टेक्स्ट बॉक्स का लिंक डेटाबेस के साथ टूट गया और जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में मौजूद थे वो रिकॉर्ड नजर नहीं आते। तो अब इसको कैसे हम ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए हम दोबारा फॉर्म व्यू में जाते हैं और यहाँ से डिजाइन व्यू में जाते हैं और हमने चेंजिंग की थी, यहाँ पर हमने अंडरस्कोप को मिटाया था, उस अंडरस्कोप को हम दोबारा से ऐड कर देते हैं। आप देखें जो ग्रीन रंग का इंडिकेटर मार्क आ रहा था हमारे पास, अब वो इंडिकेटर मार्क यहाँ से चला गया और इस फील्ड का नाम एग्जैक्टली हमने वही रख दिया, टेक्स्ट बॉक्स और फील्ड के दोनों के नाम सेव कर दिए, जिससे फायदा ये हुआ कि वो लिंक जो कि पहले ब्रेक कर दिया था हमने, अब हमने इसको दोबारा से क्रिएट कर दिया और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। तो हमेशा से ये ख्याल रखना कि जो कैप्शन आपके पास है, आप उस कैप्शन में चाहें जो चाहें चेंजिंग करें, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में आप किसी किस्म की चेंजिंग ना करें क्योंकि इसका लिंक आपके टेबल के साथ होगा। वंस लिंक खराब हो गया तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ठीक करने के और भी तरीके हैं, जिसको इंशाल्लाह हम लोग आगे जब एडवांस लेवल पर चलते रहेंगे तो और चीजें रिपीट होंगी और हम एक प्रॉपर डेटाबेस डिजाइन करेंगे। लाइक इंग्लिश की फील्ड के अंदर हम यहाँ पर कैप्शन टाइप देते थे, लाइक इंटर इंग्लिश नंबर्स, इंग्लिश मार्क्स, और अब मैं इन फील्ड्स को सेम तरीके से इंटर मैथ मार्क्स, इंटर साइंस मार्क्स एंड देते हैं टोटल नंबर्स, परसेंटेज और ग्रेड को ग्रेड ही रख देते हैं, मैंने देखा। और लास्ट में एक दफा और व्यू करके देख लेते हैं कि तमाम चीजें अब तक ठीक जा रही हैं, बिल्कुल ठीक जा रही हैं। नेक्स्ट, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। अगर मैं इन फील्ड्स में कहीं भी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं तो उस फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। मैंने इस वक्त इन तमाम टेक्स्ट बॉक्स कैप्शंस को सेलेक्ट किया है और कैप्शन के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग इसकी विड्थ और हाइट को देख लेते हैं। इस वक्त इसकी विड्थ है 1.43, लाइक मैं कह देता हूँ 2.3। आप देखें इसकी विड्थ बड़ी हो गई है ऑटोमेटिकली। अगर मैं लाइक इसकी विड्थ को मजीद कम करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 2.5 किया, इसकी विड्थ जो है वो दोबारा से ठीक हो गई। इसी तरह से हाइट इस वक्त इसकी लाइक मैं 2 कर देता हूँ, ये देखें हाइट इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर मैं इसकी हाइट को दोबारा से 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। हाइट को 1 कर देते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है, हम हाइट को 0.2 कर देते हैं, ये एग्जैक्टली करीब ठीक है। देन इसके बाद अगर मुझे इसके बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट ना हो, वो नॉर्मल हो जाए, तो इसके बैक पर आप देखें एक छोटा सा कलर अप्लाई हो गया, जिसका आउटपुट हम लोग व्यू में जाकर जब हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें इसके बैकग्राउंड का कलर भी जो है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड को हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, तो हम देखें इसके कलर को यहाँ जो फॉर्म का एग्जैक्टली कलर है वो हमें नजर आता है। और जब हम व्यू में जाके फॉर्म व्यू को देखते हैं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हमें जो है वो फॉर्म क्लियर नजर आता है। इसी तरह से बैक कलर हम यहाँ से अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ फॉर्म का जो बैक कलर हो वो चेंज हो जाए, और इसको देखने के लिए हम फॉर्म व्यू पे चले जाते हैं। फॉर्म के कलर जो है वो चेंज हैं। इसी तरह से अगर मैं लाइक इसकी बॉर्डर स्टाइल को चाहता हूँ कि वो आ जाए तो हम सॉलिड बॉर्डर स्टाइल ले लेते हैं।
इसको फॉर्म व्यू करके देखते हैं। ये देखें इसको बॉर्डर अप्लाई हो रही है, चूंकि बॉर्डर की थिकनेस जो है वो बहुत ही छोटी है इसलिए हमें वो ठीक से नजर नहीं आ रही। हम यहाँ से बॉर्डर की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अब हमें ये बॉर्डर जो है विजिबल हो गई है और हमें समझ आ रहा है कि बॉर्डर इस पर वाकई अप्लाई भी है। तो बॉर्डर हम दोबारा से इसकी खत्म कर लेते हैं और बॉर्डर स्टाइल हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसी तरह से बॉर्डर का कलर अगर है तो वो आप दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑप्शंस हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शंस में जब हम जाते हैं तो बेसिकली वो तमाम फीचर्स जिसका ताल्लुक हमारी इन तमाम फील्ड के साथ है वो हमें नजर आता है। तो आप इसमें से काफी चीजों को चेक कीजिएगा खुद से, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर तमाम ऑप्शंस जो है वो बेसिकली ताल्लुक रखते हैं उसकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज और खुसूसियात और अलाइनमेंट और साइज और दीज टाइप ऑफ थिंग्स है। देन चूंकि अब हम इसमें टोटल का फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो हमने टोटल की फील्ड को सेलेक्ट किया और हम इवेंट के अंदर चले गए और यहाँ से अब हम काम स्टार्ट करेंगे। सो हमने टोटल की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया है और टोटल की फील्ड को सेलेक्ट किया है और प्रॉपर्टी में हम इवेंट के टैब में से डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डबल क्लिक का ऑप्शन है। डबल क्लिक ऑप्शन आमतौर पर यूज होता है जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करूं तो हमारा रिजल्ट जनरेट हो, या जब मैं माउस डाउन करूं या जब माउस इसके ऊपर मूव करूं, अप करूं या कोई भी की उस पर प्रेस करूं तो वो रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होगा। तो इन डिफरेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स में से मैं ऑन माउस मूव का इवेंट सिलेक्ट करता हूं और इस ऑन माउस मूव इवेंट में हम इसकी ड्रॉप डाउन एरो पे जा रहे हैं और यहाँ से इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद इस डॉटेड बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम इसके पीछे जो इसकी कोडिंग की विंडो है वो बेसिकली हमारे पास ओपन होती है। इस कोड विंडो में आने के बाद सबसे पहले फील्ड का नाम आ रहा है कि हमने कौन सी फील्ड सेलेक्ट की है। हमने टोटल की फील्ड सेलेक्ट की है। टोटल की फील्ड पे किस इवेंट या किस प्रोसीजर पे हम काम कर रहे हैं, हम ऑन माउस मूव पे काम कर रहे हैं और इसका एक सिंपल फंक्शन कंप्यूटर में एक्सेस ने खुद से क्रिएट कर दिया है और इस फंक्शन के बीच में हमें अपना विज्ञान जो है वो बिल्कुल करेक्ट टाइप करना है। तो हमें काम ये करना है, हम क्या कहते हैं कि टोटल बराबर हो जाए इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फील्ड की स्पेलिंग और यहाँ पर लिखी हुई स्पेलिंग्स के अंदर फर्क होगा तो आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आइदर हमने ये जो हेडिंग्स लिखी हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट की विंडो पर क्लिक करते हैं। टोटल की स्पेलिंग TOTAL बिल्कुल ठीक लिखी है हमने। उसके बाद हमारे पास मैथ MATH है, साइंस SCI है और इंग्लिश में ENGLISH है और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश पूरा है, मैथ MATH है और साइंस हमारा शॉर्ट में SCI लिखा है। ये काम कर लेने के बाद हम देन फाइनली डायरेक्टली इस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो को डायरेक्टली क्लोज करेंगे और अपने फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। फॉर्म पर आने के बाद हम व्यू में जा रहे हैं और फॉर्म व्यू के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड डेटाबेस में फील्ड है वो हमें नजर आ रहा है, टोटल हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हम टोटल की फील्ड के ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, आप देखें ऑन माउस मूव के ऊपर हमने टोटल का फंक्शन रखा हुआ था और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने रिजल्ट जो है वो जनरेट कर दिया। इसी तरह से अब मैं रिकॉर्ड नंबर 2 पर जा रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑन माउस मूव से देखें सेकंड स्टूडेंट का टोटल भी हमारे पास आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर माउस मूव करने से रिकॉर्ड हमें नजर आ रहा है। इस तरह से हर स्टूडेंट की टोटल की फील्ड के ऊपर माउस मूव करने से हमारे पास उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा। और इवन अगर मैं रिजल्ट चेंज करता हूँ तो आप देखें कि इसमें रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। ये कब अपडेट होगा, जब माउस मूव होगा। तो ऑटोमेटिकली टोटल हमारा ऑन माउस मूव के ऊपर क्रिएट हो गया और रिजल्ट जनरेट होगा। इसी तरह का काम हम परसेंटेज और ग्रेड पे भी करना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त पहले डिजाइन पे चले जाते हैं, परसेंटेज की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसके भी ऑन माउस मूव इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज बराबर है टोटल डिवाइडेड बाय
मल्टीप्लाई 100। चूंकि 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को 100 में से नंबर दिए, इसलिए वो बनते हैं 300। ओवरऑल परसेंटेज 100 में से निकलती है। बिल्कुल एक्सेल जैसे फॉर्मूले हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। फाइनली हम क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू करते हैं। आप देखें पहले स्टूडेंट पर परसेंटेज आ गई, दैन इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट की, दैन इसी तरह से बाकी तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनली हम लोग चलते हैं ग्रेड के फार्मूले की तरफ। तो ग्रेड के फार्मूले को यूज करने के लिए हमने ग्रेड की फील्ड को सिलेक्ट किया और ऑन माउस मूव के इवन प्रोसीजर में जाकर उसके डॉटेड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इफ का मतलब है अगर। हमने कहा इफ अगर परसेंटेज बड़ी है, ग्रेटर देन है 80 से, देन परसेंटेज को बराबर कर दे a प्लस के। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं एल्स, वरना इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 70 से, देन ग्रेड को बराबर कर दे a के, एल्स वरना अगर परसेंटेज बड़ी है 60 से, देन ग्रेड को बराबर कर दे b से, एल। इफ अगर परसेंटेज बड़ी है 50 से, देन ग्रेड को बड़ा कर दे c से, एल्स अगर परसेंटेज बड़ी है 40 से, देन ग्रेड को बराबर कर दे d के, एल्स अगर परसेंटेज की वैल्यू बड़ी है, सॉरी नाउ अब हम लिख देते हैं जी, परसेंटेज की वैल्यू छोटी है, बराबर है 39 के, देन ग्रेड को बराबर कर दे फेल। अब जितने हमने इफ और लगाए हैं उसके हम एंड इफ लगेंगे। ये प्रोग्राम की एक कंडीशन होती है, इसको हम लूपिंग कहते हैं। हमने जितने इफ लगाए उसकी एल्स और उसकी एंड इफ लगाए। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है ये जरूरी नहीं आप डिजाइन इसी तरह से बनाएं। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ सके कि हर इफ का अपना एंड इफ, और हर इफ के बाद अगर मल्टी इफ कर रहे हैं तो उसका एल्स लगाते हुए उसको एंड इफ किया गया। तो ये समझने के लिए बेसिकली इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया। आप अगर चाहें तो बनाएं और ना चाहें तो ना बनाएं। फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं और व्यू के अंदर होम व्यू में जाते हैं और माउस मूव करते हैं तो पहले स्टूडेंट का टोटल आ गया। देन नेक्स्ट करते हैं दूसरे स्टूडेंट का टोटल, और नेक्स्ट करते हैं तीसरे स्टूडेंट का टोटल, और इस तरह से अब देखें उसकी ग्रेड, परसेंटेज और एवरीथिंग यहाँ पर ऑन माउस मूव करने से हमारे क्रिएट होगा। और अगर मैं इनके नंबर्स को यहाँ पर चेंज करता हूँ तो अल्टीमेटली ऑन माउस मूव करने से हमारे पास इसका टोटल, परसेंटेज और ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो ये बेस्ट फार्मूला और बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऑन माउस मूव की मदद से जनरेट कर सकते हैं। ऑन माउस मूव के इवेंट के बाद कुछ और इवेंट्स को हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और भी कुछ चीजों का अंदाजा हो सके कि कौन कौन से इवेंट्स बेसिकली हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले इवेंट को हम देखते हैं जो कि ऑन क्लिक इवेंट है। ऑन क्लिक का इवेंट बेसिकली परफॉर्म करेगा कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो बेसिकली हमारा टोटल आंसर जो है वो जनरेट हो। तो ऐसा काम करने के लिए मैं सबसे पहले अपने बटन के ऑप्शन में जाता हूं और ये बटन का ऑप्शन आपको मिलेगा डिजाइन के टैब में। आप बटन को सेलेक्ट करेंगे और अपने फॉर्म पर आकर एक स्मॉल सा बटन क्रिएट करेंगे। बटन का अपना एक विजेट ओपन होगा, उस विजेट को आपने कैंसिल करना है। बटन का नाम हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक हम लोग देते हैं क्लिक। बटन का नाम हमने क्लिक रखा। देन उसके बाद इवेंट में से हम सेलेक्ट करते हैं ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट के इवेंट प्रोसीजर में जाते हैं और इसके डॉटेड बटन पर क्लिक करके हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फॉर्मूले को जो हमारा टोटल का पहले फॉर्मूला था वहां से कॉपी कर लेते हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले लगे हुए हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है, और इस फार्मूले को मैं ऑन क्लिक के ईवन पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। देन टॉप से क्रॉस करते हैं विंडो को, और अब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं यानी व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे, और पहले इस रूम के नंबर्स को चेंज करता हूँ, तो आप देखें टोटल पे माउस मूव करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ऑन माउस मूव का जो इवेंट है बेसिकली मैंने वो यहाँ से हटा दिया है, और अब उसी जगह मैंने क्लिक के ऊपर काम किया। अब देखें जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ और टोटल आंसर आया, जबकि परसेंटेज और ग्रेड के ऊपर हमने स्टिल ऑन माउस मूव रखा हुआ है। जब मैं परसेंटेज के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ और ग्रेड के ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो क्लिक इवेंट यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको समझाना था, जिसका मेन मकसद आमतौर पे बटन के जरिए हम लोग हासिल कर सकते हैं कि हम किसी बटन पे क्लिक करें और उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो हमारा जनरेट हो। अपने व्यू पे जाकर और फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाते हैं, और अब मैं काम करना चाहता हूं बेसिकली गॉड फोकस के अंदर। गॉड फोकस का इवेंट बेसिकली काम करेगा जब हमारा कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएगा। तो हम इसके लिए इवेंट प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं और फार्मूला पेस्ट कर देते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू पे जाकर प्रोग्राम को चलाते हैं। देन अब इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंग्लिश के नंबर मैं मैथ के नंबर और साइंस के नंबर चेंज कर रहा हूँ, और देखें जैसे ही कर्सर उसके अंदर गया क्लिक हुआ फौरन से आंसर अपडेट हुआ। इसको हम दोबारा से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू को 90 और 9 करता हूँ और अपने कीबोर्ड के टैब के बटन को प्रेस करता हूँ तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली टोटल की फील्ड में गया। जैसे ही कर्सर टोटल की फील्ड में गया ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हुआ, परसेंटेज जनरेट हुआ और ग्रेड हमारा जनरेट हुआ। तो गॉड फोकस एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसके जरिए हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है जब कर्सर उसके अंदर रहता है। देन उसके बाद है लॉस फोकस। लॉस फोकस का मतलब है कि कर्सर जब वहां से बाहर निकले, तो मैंने गॉड फोकस के इवेंट को हटा दिया है और लॉस फोकस के इवेंट पे जाकर एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने पेस्ट कर दिया। और देन उसके बाद एप्लीकेशन को बंद करते हैं और इसको अब मैं फॉर्म व्यू करता हूँ। फॉर्म व्यू करने के बाद अब काम ये करना है कि रिजल्ट चेंज है। अब देखिए टैब बटन दबा रहा हूँ, कर्सर उसके अंदर जा रहा है लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट कब चेंज होगा? जब कर्सर यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी मैं जब दोबारा टैब बटन प्रेस करूंगा तो देखिए आंसर टोटल का खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है, हम दोबारा करके देखते हैं। मैंने आंसर 80 और 80 किया और मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, कर्सर जनरेट नहीं हुआ, सॉरी रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं टैब बटन दबाकर परसेंटेज पे जाऊंगा तो आप देखें टोटल खुद ब खुद जनरेट हो गया। तो ये भी एक कमांड, एक कंडीशन या एक इवेंट जिसके जरिए हम लोग आंसर को कर्सर की पोजीशन छोड़ने पर जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद हमें ऑन माउस मूव, माउस अप, माउस डाउन, ये सारे ऑप्शंस हमने पहले ही देख लिए हैं एंड आई होप कि ये काफी हद तक आपको क्लियर भी होगा। इस सेशन के अंदर हम लोग मैक्सएफ एक्सेस में कुछ ऐसे बटन्स बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे रिकॉर्ड्स को हम कंट्रोल कर सकें, और आमतौर पे ऐसे बटन्स को हम लोग नेविगेशन बटन कहते हैं। नेविगेशन बटन को समझने के लिए मैं आपको व्यू के अंदर फॉर्म व्यू पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में ऐड हैं, जैसे कि इस वक्त मेरे डेटाबेस में टोटल 6 रिकॉर्ड ऐड है, तो उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने के लिए मैं मैक्सएफ एक्सेस के अपने बने हुए नेविगेशन बटन की मदद लेता हूँ। जैसे ये बटन हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ लेके जाता है, हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड को रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह से मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ जा सकता हूँ, मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, और अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक न्यू स्क्रीन आती है
जहां पर हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, लाइक हमने इंग्लिश के नंबर, मैथ के नंबर और साइंस के नंबर दे दिए, जबकि टोटल परसेंटेज ग्रेड एज यूजुअल वैसे ही आ रहा है। तो अब अगर इस तरह का एक नेविगेशन बटन हमें खुद क्रिएट करना हो तो वो कैसे होगा काम, ये हम सीखने जा रहे हैं। हम फॉर्म के डिजाइन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और जो पहले से बड़े स्टेप थे हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने उस बटन को यहाँ से खत्म किया और हमारे पास कंट्रोल के ऑप्शंस कुछ अवेलेबल है। डिजाइन के टैब में जाने के बाद यहाँ पर बटन का एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जो कंट्रोल्स के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से हम बटन को सिलेक्ट करेंगे और अपने पेज पर यानी फॉर्म पर एक छोटा सा बटन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम बटन ड्रॉ करेंगे हमारे पास कमांड बटन विजार्ड के नाम से एक स्क्रीन खुलेगी, जिस स्क्रीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होगी। जैसे कि हमारे पास कैटेगरी है रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन, रिपोर्ट ऑपरेशंस, एप्लीकेशन एंड मिसलेनियस। और हर एक कैटेगरी के अंदर अगेन उससे रिलेट डिफरेंट एक्शंस के बटन्स हमारे पास या डिफरेंट इवेंट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से रिकॉर्ड नेविगेशन में से एक ऐसा बटन चाहिए जो कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पर ले जाए, तो मैंने यहाँ से चूज किया गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड और नेक्स्ट की कमांड पे क्लिक किया। देन उसके बाद सेकंड जो स्क्रीन मेरे पास आई उस पर कहता है कि फॉर्म के बटन पर क्या चीज नजर आए, टेक्स्ट नजर आए, तो सैंपल हमें यहाँ पर दिखा रहा है, टेक्स्ट नजर आएगा फर्स्ट रिकॉर्ड, या फिर उसके पे पिक्चर नजर आए। अगर पिक्चर नजर आए तो इस पे अप एरो की पिक्चर नजर आए या गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड की पिक्चर हमें नजर आए। फर्स्ट बटन को क्रिएट करने के बाद अब बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी बटन्स को भी क्रिएट करेंगे। मैं कंट्रोल के अंदर जाकर अपने लिए एक और बटन चूज करता हूं और यहां से रिकॉर्ड नेविगेशन में जाकर अब मैं बेसिकली गो टू लास्ट रिकॉर्ड के ऑप्शन को यानी एक्शन को सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट। और मुझे यहाँ पर भी पिक्चर चाहिए, पिक्चर किस तरह की चाहिए वो हम ले सकते हैं, और अगर टेक्स्ट चाहिए तो हम टेक्स्ट को भी कौन सा टेक्स्ट चाहिए वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर उसी लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और फिनिश करते हैं तो हमारे पास ये एक नेक्स्ट बटन क्रिएट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसा बटन चाहिए था जिस पर पिक्चर चली हुई हो। हम दोबारा से एक्शन बटन में जाते हैं और यहाँ से एक अगेन विजार्ड की मदद लेकर लास्ट रिकॉर्ड का एक बटन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड बटन क्रिएट हुआ। इस बटन की अलाइनमेंट के लिए एक तरीका तो यह है कि आप अपने माउस के जरिए इसको मूव करें। दूसरा तरीका यह है कि कीबोर्ड पे जो सारे की मौजूद होती है उनकी मदद देते हुए आप इसी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से बारी बारी हम बाकी दोनों और बटन्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये हमारे चारों बटन जो क्रिएट हो गए। देन मैं चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड को सर्च भी किया जाए, तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड नेविगेशन में जाकर यहाँ से सर्च का एक बटन बना लेता हूं, लाइक फाइंड नेक्स्ट या फाइंड रिकॉर्ड। और मैं चाह रहा हूं कि मजीद अगर इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं तो उसको यूज किया जाए। जैसे कि अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाकर डिलीट रिकॉर्ड के ऑप्शन को चूज किया, यहाँ से मैं रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता हूं। अगर मैं लाइक सेव करना चाहता हूं रिकॉर्ड को तो हम सेव के बटन को क्रिएट करते हैं। और अगर मैं कोई ऐसा बटन जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म को जो है वो क्लोज कर सकूं तो मैं एक बटन क्रिएट करता हूं जिससे मेरा फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह भी हमने बनाना नहीं सीखी है तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। और अगर मुझे एक्सेस को अपने क्विट करना है तो मैं यहाँ से क्विट का बटन सेलेक्ट करके एक और बटन क्रिएट कर सकता हूँ। ना फाइनली ये सारे बटन मेरे क्रिएट हो गए और बटन की अलाइनमेंट को हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट रहे जितना फॉर्म है हमारे पास। फाइनली अगर मैं इन तमाम को रन करना चाहता हूं तो मैं व्यू में जाकर
फॉर्म व्यू की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें मैं लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकता हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जा सकता हूँ। किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। लाइक मैंने कहा कि अली के रिकॉर्ड को सर्च करें, फाइंड किया, देखें वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मोहम्मद के रिकॉर्ड पर सर्च करें, ये देखिए मोहम्मद का रिकॉर्ड हमारे पास उसने सर्च करके दिखा दिया। तो हम रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। हम कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं। कहता है आर यू अबाउट द डिलीट रिकॉर्ड 1, हम कहते हैं यस। इकबाल का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया होगा, हम उसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इकबाल के रिकॉर्ड को सर्च किया तो कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैज फिनिश्ड सर्चिंग द रिकॉर्ड, यानी इसके पास अब वो रिकॉर्ड नहीं है। देन हम कोई भी न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करते हैं तो हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन को अगर फॉर्म को बंद करना है तो हम क्लिक कर सकते हैं। कहता है कि इसको सेव करना है, हम कहते हैं यस, ये हमारा फॉर्म डायरेक्टली क्लोज हो गया। तो हम एक बने बनाए विजार्ड की मदद लेते हुए फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और उन फॉर्म के ऊपर जब ये बटन्स यानी नेविगेशन बटन्स और तमाम कॉमन बटन अप्लाई हो जाते हैं तो इस फॉर्म की जो ब्यूटी है वो और भी डेफिनेटली अच्छी हो जाती है।